नमस्कार, देख रहे हैं आप MH1 न्यूज उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया गया था। वहीं आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ ना होने पर यह रोक लगाई गई है। अब एक बार फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण पर स्थिति साफ ना होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए, संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, रिजर्वेशन पर स्थिति साफ ना होने को लेकर रोक लगा दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, आचार संहिता लागू हो चुकी थी। देखिए, बिल्कुल चलिए दोबारा लौटेंगे मनीष आपके पास। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ ना होने के चलते ये रोक लगा दी गई। अब एक बार फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, यहां तक कि आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि अब एक बार फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट ना होने पर ये रोक लगाई गई है। संवाददाता मनीष डंगवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये एक बड़ी खबर है जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट ना होने को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। देखिए, बिल्कुल नैनीताल हाईकोर्ट से आज की बड़ी खबर है और जो सुनवाई आज हुई है कोर्ट में, वो जिस तरीके से आज चुनाव पर रोक लगाई गई है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा जो है वो सरकार से जवाब मांगा गया और आरक्षण के साथ साथ जिस तरीके से गजट नोटिफिकेशन की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा आरक्षण तय किया गया था वो उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। ये प्रमुख वजह मानी जा रही है कि गजट नोटिफिकेशन न होने की वजह से पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का निर्णय आज कोर्ट ने दिया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कल फिर से सुनवाई इस पर होनी है और कल तक जो सरकार है, सरकार अपना जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल करेगी और जो गजट नोटिफिकेशन है, जो सरकारी जो प्रिंट मशीन रुड़की में है, पंचायती राज विभाग के द्वारा वहां पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जो गजट नोटिफिकेशन होना था आरक्षण का, उसे जो है वो प्रिंट करवाया जाए और कल जो है वो नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार फिर से जो है कल सुनवाई इस मामले में होनी है और कल सरकार अपना पक्ष, यानी कि पंचायती राज विभाग जो है वो अपना पक्ष रखेगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसी तय समय सीमा पर जो है वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो। तो सरकार की जो कोशिश है वो अब ये है कि जब कल गजट नोटिफिकेशन जो जारी आज होगा सरकारी प्रिंट मशीन से, उसको कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट से ये सरकार जो है वो दखल देगी कि जो पक्ष अपना सरकार रखेगी वो ये रखेगी कि जो शेड्यूल जारी किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी शेड्यूल पर जो है वो चुनाव संपन्न कराए जाए। तो कल के फैसले पर अब सभी की नजरें लगी हुई हैं कि आखिरकार कल कोर्ट में क्या कुछ निर्णय जो है वो देता है। लेकिन फिलहाल जो आज निर्णय कोर्ट ने दिया है वो यही दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो फिलहाल रोक जो है वो लगाई गई है। हालांकि कल जो सुनवाई क्या कमी पाई गई है कोर्ट की तरफ से, किन लूप होल की तरफ इशारा किया गया है कोर्ट की तरफ से? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामियों के कारण संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे मनीष से, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कल कोर्ट को अपना पक्ष रखना है, कोर्ट में अपना पक्ष सरकार को रखना है। अब यही कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, जैसा कि संवाददाता मनीष बता रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस लूप होल की तरफ कोर्ट ने इशारा किया, क्या कमी पाई गई कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट की तरफ से जो बताया गया है वो जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे उनसे एक चीज पूछी गई कि जो आरक्षण तय किया गया है क्या उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे वो ये चीज क्लियर नहीं कर पाए कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने जो है वो सरकार से जवाब मांगा है कि जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए। तो जब तक सरकार इसे पेश नहीं करेगी तब तक रोक जो है वो जारी रहेगी। लेकिन कल भी कोर्ट में सुनवाई इस मामले पर होनी है, तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कल जो है वो कोर्ट में जो गजट नोटिफिकेशन है उसको आधार बनाकर सरकार अपना पक्ष रखेगी कि सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है वो प्रिंट हो गया है और आज ही जो है वो प्रिंट कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है। तो माना यह जा रहा है कि कल जब सरकार अपना जवाब रखेगी कोर्ट में तो कल तक ये गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, और कल कई जो है वो लोगों के द्वारा जो आपत्तियां कोर्ट में डाली गई हैं, कोर्ट में सरकार का जो आरक्षण तय किया गया था उस पर जो आपत्तियां हैं उनको कोर्ट में दाखिल किया गया है, तो उन पर भी सामूहिक रूप से ये सुनवाई होनी है। तो उम्मीद कल पर अब निर्भर है कि आखिरकार कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल। और मनीष, ये उम्मीद की जाए कि कल जब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा तो जो तय सीमा है या जो तय समय है उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है, सरकार भी यही उम्मीद कर रही है, और जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग भी यही उम्मीद कर रहा है कि जो कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसी तय समय पर जो है वो चुनाव जो हो, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुशील कुमार, उनसे भी हमने बातचीत की थी आज जब ये कोर्ट का ये फैसला आया था, तो उनका साफ तौर से कहना था कि कोर्ट में ही एक याचिका जो है ये चल रही है कि सरकार को समय समय पर चुनाव जो है वो समय पर कराने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ जो है ये रोक लगाई गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भी जो उम्मीद कर रहा है वो यही उम्मीद कर रहा है कि जो कल सुनवाई होगी, जो कार्यक्रम जारी किया गया उसी कार्यक्रम के तहत जो वो चुनाव प्रदेश में संपन्न कराए जाएं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जो सरकारी जो वकील हैं जो इस चीज को लेकर अपना पक्ष सरकार की तरफ से रखेंगे वो किस तरीके से पक्ष रखते हैं और क्या कुछ दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं ताकि चुनाव जो है वो समय पर संपन्न कराया जाए। जी निश्चित तौर पर मनीष, क्योंकि बहुत जरूरी भी है, पंचायतों को छोटी सरकार कहा जाता है। ये जो छोटी सरकारें हैं बहुत प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ऐसे में जब इस तरह से रोक लगती है या किसी फैसले से इनमें देरी होती है तो कहीं ना कहीं विकास की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो प्रभावित होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए तो पंचायतों का कार्यकाल जो है वो दिसंबर में जो समाप्त हो गया था, उसके बाद सरकार के द्वारा जो है वो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया और उसके बाद अब जुलाई तक के लिए जो है वो कार्यकाल प्रशासकों का बढ़ाया गया है। पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिला कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जब प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया तो उन्हीं को जो है जिम्मेदारी दी, लेकिन विकास के काम उतनी तेजी से नहीं हो पाते हैं, पंचायतों में काम अटके पड़े हुए हैं। साथ साथ जो आचार संहिता जो है वो प्रदेश में लगी हुई है तो उससे भी जो है वो विकास के काम जो है वो अटकते हैं। तो सरकार की भी ये कोशिश है कि तय समय पर जो है वो चुनाव संपन्न कराए जाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रदेश सरकार को 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके तहत जो है वो विकास के कामों को गति देनी है। तो जो ये आचार संहिता का जो ड्यूरेशन है उसको भी सरकार जो है वो ध्यान रख रही है कि ज्यादा समय इसमें जो है वो न लग जाए ताकि जो विकास के काम है वो प्रभावित न हो। और इन्हीं चीजों को लेकर जो है सरकार थोड़ी सी भी चिंतित है कि अगर ये पंचायत चुनाव आगे खिसकते हैं तो कहीं न कहीं आचार संहिता जो है वो आगे जो है वो फिर एक बार और लोगों को देखनी पड़ेगी। तो सरकार की यही कोशिश है कि जो इस समय चुनाव का शेड्यूल तय हो गया है उसी शेड्यूल पर जो है वो चुनाव कराए जाएं। जी चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट न होने पर
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। कल सरकार को अपना पक्ष रखना है। गजट नोटिफिकेशन को लेकर सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से और स्थिति स्पष्ट न होने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन कल उम्मीद यही है कि सरकार जब अपनी तरीके से पक्ष रखेगी, अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, तो तय सीमा के अंतर्गत ही ये चुनाव संपन्न हो पाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय किया गया था, जिसे लेकर एक शिकायतकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण तय किया गया था उसके खिलाफ जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था और नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला सुनाया गया है। और फिलहाल जो पंचायत चुनाव पर रोक का लेकर जो खबर आ रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो खबर नैनीताल हाईकोर्ट से आई है, क्या कुछ प्रक्रिया आप लोग आगे करने जा रहे हैं? अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमने अपने अधिवक्ता को बोला है कि जल्द से जल्द उसकी प्रति लेकर हमें पहुंचाएंगे और उसके बाद आदेश प्राप्त होने के बाद जो भी विधिक पहलू हैं उन पर विचार विमर्श करके तब आगे निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी कोर्ट का इंतजार जो कॉपी है उसका आप कर रहे हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन जो है निर्वाचन आयोग उसके बाद? हाँ, निर्वाचन आयोग बाद में करेगा, क्योंकि जो मुख्यतः बिंदु उसमें था वो जो आज याचिकाएं लगी थी और उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया नियमावली है उसको चुनौती दी गई थी। तो निर्वाचन पर उसका क्या प्रभाव है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे एक बार आदेश प्राप्त हो जाए। सर, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात करने आया था, उनकी भी यही आपत्ति है कि जो आरक्षण तय किया गया है वो सही नहीं है। अब आप लोग इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने क्या कुछ बातें आपसे रखी हैं? ये जो आरक्षण की प्रक्रिया पे उन्होंने एक आपत्ति की थी, कुछ बिंदु पंचायत निर्वाचन को लेकर उन्होंने उठाए थे। तो जो आरक्षण और पदों का आवंटन है ये और परिसीमन भी ये राज्य सरकार करती है, उसमें निर्वाचन आयोग का कोई दखल नहीं होता है। तो उन्होंने जो बिंदु उठाए हम राज्य सरकार को भेजेंगे उनकी बातचीत उनकी। लेकिन सर, सवाल ये है, लास्ट सवाल ये है, प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है, कोर्ट का कोई भी जजमेंट अब आता है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, अगर कोर्ट ये कहता है कि सरकार 4 दिन के भीतर या 5 दिन के भीतर अगर जो है वो आरक्षण फिर से तय करे और फिर चुनाव की प्रक्रिया की जाए, तो आप लोग वास्तव में कितना तैयार हैं? अगर पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में भी होती है, आप पूरी तरीके से तैयार हैं? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है, हमारा तो निर्वाचन तैयारियों के बाद ही प्रारंभ हुआ है और हम पिछले 6 माह से तैयारी कर रहे हैं। एक अन्य प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय में था जिसमें शीघ्र चुनाव कराए जाने के निर्देश थे। तो अभी हम लोग सिर्फ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्य जो है आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सुशील कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है उसकी कॉपी का इंतजार किया है और उसकी जो कॉपी मिलेगी, क्या कुछ जो है वो निर्णय उसमें दिया गया है उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कैमरा पर्सन मनोहर राउत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। और उधर उत्तराखंड में आईपीएस रचिता जुयाल के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अधिकारी धनंजय मोहन ने वीआरएस लिया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। आईएफएस अधिकारी धनंजय सिंह के वीआरएस की अर्जी को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि आईएफएस अधिकारी ने अपने वीआरएस लेने के पीछे की वजह को पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है, कुछ कर्मचारियों के माध्यम से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। उधर हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। कार्यालय में कई कामों के लिए आने वाले लोग टोकन के जरिए अब अपने काम करवा पाएंगे। इस टोकन सिस्टम की शुरुआत आरटीओ अधिकारी निखिल कुमार ने की है।
निखिल शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों से संपर्क किया तो टोकन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा था, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर अपने ऑफिस में लागू कर दिया। यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। तो उसी समय जाते हैं, उसी समय उनका काम हो जाता है। चलिए, संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हरिद्वार के आरटीओ कार्यालय में जो टोकन व्यवस्था लागू की गई है, ये कितनी सुविधाजनक व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए, हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है। आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यहाँ टोकन व्यवस्था लागू की गई है। ऑफिस में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोग यहाँ टोकन लेकर अपना काम करा रहे हैं, इससे उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ वो वेटिंग रूम में लगी स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाता है, इसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। खास बात यह कि टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आरटीओ निखिल कुमार ने खुद ही तैयार किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आरटीओ निखिल शर्मा को ऑफिस में टोकन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों से संपर्क किया तो टोकन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर काफी महंगा था, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर अपने ऑफिस में लागू कर दिया। लोगों को भी इस सिस्टम का लाभ मिल रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो काफी भीड़ आरटीओ कार्यालय पर हुआ करती थी। हालांकि लंबी लंबी लाइनों में बहुत ही ज्यादा मारामारी या फिर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, लेकिन अब जो है आरटीओ ने साफ कर दिया है कि अब जो है विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। अब उन्होंने जो खुद ही अब लॉन्च कर जो है अब टोकन की व्यवस्था की गई ताकि आने वाले सभी लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ मिल सके। चलिए विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार के आरटीओ कार्यालय में टोकन व्यवस्था लागू की गई है। टोकन के जरिए अब लोग काम करवा पाएंगे और टोकन सिस्टम लागू होने से लोगों को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आरटीओ अधिकारी निखिल शर्मा ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम के बारे में पता किया गया तो ये टोकन जो सिस्टम था ये काफ़ी महंगा था, इसलिए खुद इसको अपग्रेड कर, इसको डिज़ाइन कर इसे लागू करवाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पिथौरागढ़ की, जहां जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 30 जून से शुरू होने वाली मानसरोवर यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि मानसून शुरू हो चुका है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। दरअसल इस यात्रा के लिए 30 जून को पहला जत्था दिल्ली से रवाना होगा और 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। डीएम ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा की गई। दरअसल मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। ये सुनिश्चित किया गया कि यात्री पूरे तरीके से इस यात्रा के दौरान सुरक्षित रहें। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। मानसरोवर यात्रा पर आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में ये यात्रा यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक पिथौरागढ़ के डीएम ने बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इधर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जून महीने की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड में स्थित कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल पाई गई हैं।
इस दौरान राज्य खाद्य और केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से कंपनियों के दवाइयों की आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी। इसमें हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कई फार्मा कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई दवाइयां कई कंपनियों की वो फेल पाई गई हैं जो मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है और जिसमें ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कई कंपनियों की जो दवाइयां हैं वो मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं, मानकों पर इनके सैंपल फेल हुए हैं और ऐसे में अब ये दवाइयां लोगों के लिए कितनी उपयोगी हैं और कितनी ज़्यादा हानिकारक, इसको लेकर अब बहस शुरू हो चुकी है। संवाददाता विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, ये चौंकाने वाली खबर है, कई कंपनियों की दवाइयां मानकों में फेल हुई है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता के मानकों में फेल हुई है। हालांकि राज्य खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से कंपनियों की दवाइयों की आपूर्ति पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कई फार्मा कंपनी की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में खरी नहीं उतरी है। हालांकि जो उत्तराखंड इंस्पेक्टर है ड्रग्स अनिता भारती के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो रुड़की और हरिद्वार के अंदर जितनी भी जो फार्मा कंपनी दवाई वहाँ पर जो उनके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, औचक निरीक्षण के द्वारा भी हाल में किया गया कंपनी का, जहाँ पर जो है बिना मानकों के रूम में जहाँ पर कंपनी चल रही थी और लगातार उसमें जो है जो दवाइयां थी वहाँ पर बनाई जा रही थी। लेकिन अनिता भारती ने मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया और तब उस दवाइयों का वहाँ पर सैंपल ले गया, तो कहीं न कहीं ये दवाइयां भी जो है मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसको लेकर उत्तराखंड में जो लगातार जिस तरह से हलचल मची है, क्योंकि अभी पिछली बार की हम बात करें तो कहीं ऐसी दवाइयों के सैंपल यहाँ पर फेल हुए थे। इसके द्वारा उत्तराखंड सरकार और ड्रग्स विभाग के द्वारा भी कार्रवाई किए गए थे। हालांकि अनिता भारती लगातार इसमें जो है औचक निरीक्षण जो भगवानपुर, रुड़की और हरिद्वार में फार्मा कंपनी वहाँ पर लगातार उनके द्वारा औचक निरीक्षण जारी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की फार्मा कंपनियां गुणवत्ता में फेल होती है तो कहने के उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी चलिए विकास, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, उत्तराखंड में कई कंपनियों की दवाइयां मानकों में फेल पाई गई हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग के तहत पौड़ी में तैयारियां पूरी कर ली गई। इस रैंकिंग के तहत केंद्र सरकार की टीम की ओर से जिले के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला पंचायत की कार्य अधिकारी भावना रावत ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। जिले के सभी 15 प्रखंडों में कॉम्पैक्ट मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनके जरिए प्लास्टिक कचरे का दोबारा उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मित्रों के सहयोग से भी ग्राम स्तर पर लगातार स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारियों के जरिए पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि स्वच्छता के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। जिला पंचायत हम लोग पहले से ही तैयार हैं और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे 15 कॉम्पैक्टर्स 15 ब्लॉक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिसमें हमारे पर्यावरण मित्र जो लगे हुए हैं और 3 टियर सिस्टम है। ग्राम पंचायत जो है सबसे पहले जो सोर्स सेग्रीगेशन है वो ग्राम पंचायत स्तर पे होगा। जो वीडियोज़ हैं हम लोग वीडियो से कोऑर्डिनेट करते हुए गाड़ी को जो हमारी यूनिट्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाली यूनिट्स तक लेके आते हैं। वहाँ हमारे जो पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं इस टाइम पे वो उसकी बेल बना के जो है रख ले रहे हैं और उसके बाद जो ये इस बेल वगैरह को जो हम लोग जो है इसकी नीलामी वगैरह करके और हम इसमें जो है अपने जिला निधि में हम लोग इसके लिए राजस्व की नहीं बनाएंगे इसको।